कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खाद को लेकर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ की मुलाकात। प्रदेश को 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच प्रतिदिन मिलेगी 3 रैक डीएपी खाद। मुख्यमंत्री वेबिनार के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से हुए रूबरू। सरकार के साथ मिलकर सेवा भाव से सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने के लिए योगदान का किया आह्वान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार किए प्रदान। प्रदेश के प्रोफेसर जय भगवान गोयल को हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा देने पर किया पद्मश्री से सम्मानित। और छठ महापर्व को लेकर फरीदाबाद के घाटों पर तैयारियां पूरी। आज खरना से 36 घंटे के निर्जला उपवास की हुई शुरुआत। गुरुवार को उगते सूरज को अर्घ्य देकर पर्व का होगा शुभ समापन। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज दिल्ली में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात कर खाद के विषय पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर जयप्रकाश दलाल ने मनसुख मांडविया को अवगत कराया कि प्रदेश में गेहूं व सरसों की बुआई के लिए और अधिक डीएपी खाद की आवश्यकता है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 26 रैक डीएपी खाद देने पर सहमति दी थी, जिसमें से 12 रैक प्रदेश को खाद के मिल चुके हैं और 14 रैक आगामी 1 सप्ताह के भीतर मिल जाएंगे। एक रैक में करीब 2600 मीट्रिक टन डीएपी खाद होता है। कृषि मंत्री ने बताया कि 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में प्रतिदिन 3 रैक डीएपी खाद राज्य को प्राप्त होंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों से अपील की है कि जितनी जरूरत हो उतनी ही खाद लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वेबिनार के माध्यम से प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने उनसे आह्वान किया कि वे सरकार के साथ मिलकर सेवा भाव से सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का विजन है कि इन वॉलंटियर्स को सरकार से जोड़कर समाज उत्थान में भागीदार बनाना है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने समर्पण पोर्टल समर्पण.हरियाणा.gov.in बनाया है, जिस पर सभी भूतपूर्व सैनिक और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयं को वॉलंटियर्स के तौर पर पंजीकृत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ई गवर्नेंस और सुशासन के माध्यम से सरकार ने 500 से अधिक सेवाओं को आमजन के घर द्वार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत सभी परिवारों का डाटा एकत्र किया जा चुका है और जिले में गठित लोकल कमेटी के माध्यम से इस डेटा का सत्यापन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 श्रेणी बनाई है, जिसमें पहली श्रेणी वह परिवार जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपए तक है, दूसरी श्रेणी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है और तीसरी श्रेणी जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में साल 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 119 लोगों को साल 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। आज सुबह 3 हस्तियों को पद्म विभूषण, 5 लोगों को पद्म भूषण और 44 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2021 के लिए जिन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनमें शिक्षाविद डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े और उड़ीसा के जाने माने मूर्तिकार सुदर्शन साहू शामिल हैं। वहीं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा मरणोपरांत, बास्केटबॉल खिलाड़ी पी अनीता और साहित्य और शिक्षा में प्रदेश के प्रोफेसर जय भगवान गोयल शामिल हैं।
फरीदाबाद में छठ पूजा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिले की एक धर्मशाला में बने हुए घाटों पर व्रत रखने वाली कई स्थानीय महिलाएं कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। वहीं परसों सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर यह व्रत समाप्त होगा। जिले में छठ पूजा को लेकर तैयारियां में जुटी एक सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार छठ पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और इस पर्व को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सामाजिक संस्था द्वारा बनाए गए पक्के घाटों में साफ पानी भरा जा रहा है, जहां कल काफी संख्या में लोग अपने आराध्य सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार नई ऊर्जा के साथ इस पर्व को मनाने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अपने आराध्य सूर्य देव की पूजा कर सभी की सुख शांति और समृद्धि की कामना करेंगे। हमारा जो है ये तालाब बना हुआ है, 6 घाट बने हुए पक्के बने हुए और सारी व्यवस्था लगभग सफाई की हो चुकी है, बिल्कुल आपके सामने है। और हमारे ये त्यौहार जो है वो कल शाम को शुरू होगा। शुरू तो 3 दिन पहले से हो गया है, लेकिन मेन जो अर्घ देने का कार्यक्रम है वो कल शाम को होगा और परसों सुबह भी उतने ही लोग आएंगे जितने कल शाम को आते हैं। देखिए, ये जो छठ व्रत है बहुत एक कठिन व्रत है। ये 3 दिनों का व्रत होता है। आज तो हमारा दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा। तो आज खरना है। आज लोग खीर और चावल खा के व्रत रहेंगे शाम से और कल सुबह तक, परसों रात शाम तक, मतलब 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है एक तरह से। इसमें कोई पानी वानी भी नहीं, इसमें दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि वे बहुत खुश हैं कि इस बार यह पर्व मना पा रहे हैं। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण वह यह पर्व अच्छे से नहीं मना पाए थे। का छठ महापर्व आता है साल में एक बार। हम लोग की मम्मी चाहे हम लोग छठ करते हैं तो बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास से, बहुत अच्छे से मतलब मनोकामना पूरा होता है और मतलब 3 दिन किया जाता है। साल भर में एक बार त्योहार आता है। ये पति और बच्चों के लिए रखा जाता है छठ माता के व्रत। अपने घर के सुख शांति के लिए जो भी मन में मांगे, विश्वास करके अपने मन में वो पूरा होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल कैथल रोड व करनाल रंबा इंद्री लाडवा रोड के 4 लेन कार्य का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल रंबा इंद्री लाडवा रोड का भी 4 लेन का कार्य पूरा हो चुका है। इन दोनों सड़कों के 4 लेन होने से आवागमन सुगम होगा और लोगों को यातायात की बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा नारनौंद में धरना देने पर सरकार किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएगी और कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कुंडली बॉर्डर खोलने पर कोर्ट से जल्द कोई निर्णय की उम्मीद जताते हुए किसानों से एक बार फिर जनहित में रास्ता खोलने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोर्ट इस मामले में कोई सकारात्मक निर्णय देगी। हाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उद्घाटन किया है और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। कानून अपना काम करेगा, जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दोष नहीं होगा तो दबाव में कहीं भी आकर के कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी। हम लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकारों में दबाव की राजनीति नहीं चलती है। इस दबाव के कारण से सरकार का कोई भी निर्णय नहीं बदला जाएगा। बड़े वाहन वहाँ से निकल सके इसलिए ज़्यादा और रास्ते खोले जाएं, उनको कहा है। फिर भी जल्दी कोर्ट के अंदर डिसीजन मुझे लगता है ठीक हो जाएगा और न भी हो तो भी मैं अपील करता हूँ ऐसे किसान संगठनों को कि जनता की, आम जनता के हित के लिए, वो कोई सरकार के काम में बाधा नहीं है, आम जनता के आवागमन में ही बाधा है। जनता को तकलीफें न दें, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल करनाल जिले में करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से करीब 4 एकड़ में बनाए गए मिनी खेल स्टेडियम को उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान का नाम देने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल मैदान के मुख्य द्वार पर उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके साथ लगती करीब 2.5 एकड़ भूमि पर सामुदायिक केंद्र व इसके प्रथम तल पर लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने करनाल से सटे कैलाश गांव में उपलब्ध 7 एकड़ जमीन पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाए जाने का भी ऐलान किया। जो कुछ बनाया गया है उसमें एक हॉकी का मैदान बना दिया है और इस मैदान के सुरक्षा और बचाव के लिए चारों तरफ तारबंदी भी कर दी गई है, उसकी घेराबंदी की गई है और यहाँ एक ओपन एयर जिम, ताकि जिम के ऊपर भी जाकर के बच्चे, नौजवान
वो अपना व्यायाम कर सके। 14 उपकरण उसमें लगा दिए हैं। एक वॉलीबॉल का कोर्ट बन गया है, बच्चों के लिए झूले और अन्य उपकरण ये भी लग गए हैं। और चारदीवारी के साथ साथ मिल्खा सिंह जैसे दौड़ते थे ऐसे दौड़ का एक ट्रैक ये भी बनाया गया है। तो एक तो बनाया जाएगा वहाँ कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी सेंटर, और उसके ऊपर के तल पर एक बनाई जाएगी नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए एक लाइब्रेरी। मुख्यमंत्री ने आयोजित एक कार्यक्रम में KSCL की ओर से करीब 8 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से तैयार मिनी खेल स्टेडियम, अटल पार्क का सौंदर्यकरण, विभिन्न सड़कों का सुदृढ़ीकरण और फुटपाथों पर टेक्सटाइल से निर्माण कार्य सहित 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब खेलों का हब बन गया है, यहाँ खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। संदीप सिंह जी हमारे खेल मंत्री, इनको भी बुलाया हुआ है, तो इनकी उपस्थिति में एक आध चीज शहर के अंदर भी बने उसका भी विचार हमने किया है। तो जो हमारा ITI चौक है, उस ITI चौक के पास कैलाश गांव, वहां पर जमीन है लगभग 7 एकड़, और उस 7 एकड़ में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड ये बनाया जाएगा, जिसके ऊपर लगभग 8 करोड़ रुपए का खर्च होगा। हमारा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में यहाँ का कम्युनिटी सेंटर भी और वहाँ का जो हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड, ये भी दोनों स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट में से लगेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु गोविंद सिंह जी को उनके ज्योति ज्योत दिवस पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सिख धर्म के 10वें गुरु वीरता एवं अदम्य साहस के अद्वितीय रूप, धर्म रक्षा और मानव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थानों को संपत्ति कर में 1 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। अनिल विज ने बताया कि 1 वर्ष की छूट से राज्य में स्थापित नए निजी शैक्षणिक संस्थानों को 23 करोड़ 50 लाख रुपए का संपत्ति कर का लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और वहीं सरकारी शैक्षणिक भवनों को भी पहले ही संपत्ति कर में 1 वर्ष की छूट दी गई है। इससे 10 करोड़ 35 लाख रुपए का वित्तीय खर्च आएगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि इस निर्णय से राज्य के 88 निकायों में 8,986 शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 33 करोड़ 85 लाख रुपए का लाभ होगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में हरियाणा ने अपनी लॉजिस्टिक्स ईज रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई लीड्स 2021 रिपोर्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक संबंधी प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है, जो देश के व्यापार में सुधार और लेन देन लागत को कम करने के लिए जरूरी है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 109 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.25% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2 करोड़ 62 लाख 41 हजार से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 86 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री JP दलाल ने खाद को लेकर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ की मुलाकात। प्रदेश को 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच प्रतिदिन मिलेगी 3 रैक DAP खाद। मुख्यमंत्री वेबिनार के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से हुए रूबरू। सरकार के साथ मिलकर सेवा भाव से सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने के लिए योगदान का किया आह्वान।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार किए प्रदान। प्रदेश के प्रोफेसर जय भगवान गोयल को हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा देने पर किया पद्मश्री से सम्मानित। और छठ महापर्व को लेकर फरीदाबाद के घाटों पर तैयारियां पूरी। आज खरना से 36 घंटे के निर्जला उपवास की हुई शुरुआत। गुरुवार को उगते सूरज को अर्घ देने के साथ पर्व का होगा समापन। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।